कि उनके जीवन में वो घटनाएं घटती है कि वो एक समय पर आकर अकेलापन महसूस करते हैं। दिखे और दाढ़ी बड़ी हुई, मैंने कहा बिल्कुल रूप ही चेंज कर लिया भाई ने। तो क्या हो गया भाई? तो आज इस बार हवाओं ने दरवाज़ा नहीं हिलाया, अमित भाई आपने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। तो इंतजार करते हो कि बाहर की कोई गेट पर आए, वो हवाएं आए आपके पास? जिसमें मेरे फादर ने अपनी माँ की बहुत सेवा की। इवन उन्होंने बात करें कि अकेलेपन की, तो क्या है अकेलापन? ऊपर वाले ने हमें ये लाइफ दी है तो हमें जीना है और बहुत अच्छे से जीना है। तो हाँ अमित जी, मैं रोता हूँ, क्षमा चाहूँगा कि इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया। ये अंदर से फीलिंग आती है, स्पिरिचुअल होता है हम लोग, फिर चीज़ों को समझने लगते हैं स्टेज पर आकर, सही गलत, ठीक है। हम अपने उद्देश्य को, जैसे आदमी धरती पर आया है तो एक उद्देश्य लेकर आया है, उसका मेन है कि वो धरती पे मानव की तरह रहे, मानवता के काम करे, और वो जो एक शक्ति है उससे हम जुड़ें और उनकी भक्ति में रहकर उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर हम कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिससे समाज में हमारा ह्रास हो। दोस्तों क्या हाल चाल है आपका? एक बार फिर स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट वाइब्रेंट वॉइस में आपका। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि उनके जीवन में वो घटनाएं घटती है कि वो एक समय पर आकर अकेलापन महसूस करते हैं। तो आज मैं अपने दोस्त के आया हूँ, ये हमारे लंगोटिया यार हैं और बड़े दिनों बाद इनसे हमारी मुलाकात हो रही है, करीब 1 साल हो गया। और इंट्रोडक्शन दे ही देता हूँ आपको। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई सुमनदीप सिंह। नमस्कार अमित क्या हाल जी। चाल है आपका? ठीक हैं, सब बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया हैं, और बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है क्योंकि आपको बता दें आपके फादर भी 1-1.5 साल पहले भी एक्सपायर हो गए थे और मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए थे, अभी 1 साल हो गया। तो 1 साल बाद हम लोग मिल रहे हैं, अपनी अपनी चीज़ों में व्यस्त हैं। तो भाई के पास आ रहा है, थोड़े अकेलापन इनके चेहरे पे दिखा, थोड़ा कमज़ोर दिखे और दाढ़ी बड़ी हुई, मैंने कहा बिल्कुल रूप ही चेंज कर लिया भाई ने। तो क्या हो गया भाई? पहले तो मैं स्वागत करूंगा आपका, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप आए और आपने टाइम निकाला मेरे लिए। एक मुझे गज़ल याद आती है जगजीत सिंह साहब की, जो उन्होंने बहुत अच्छे उस टाइम में गाई थी और बहुत मुझे पसंद भी है कि कौन आएगा यहाँ कोई ना आया होगा, मेरा दरवाज़ा शायद हवाओं ने हिलाया होगा। इस तरीके की कोई गज़ल थी जो मैं बहुत आजकल याद करता हूँ इस गज़ल को, और मुझे बहुत अच्छा लगा आज आप आए। तो आज इस बार हवाओं ने दरवाज़ा नहीं हिलाया, अमित भाई आपने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। तो इंतज़ार करते हो कि बाहर की कोई गेट पर आए, वो हवाएं आए आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल, मेरी उम्मीद सभी से रहती है, जितने मेरे मित्र हैं, जितने मेरे रिलेटिव्स हैं, सभी से उम्मीद रहती है कि वो आएँ एक बार नहीं कई बार आएँ, विज़िट करें और एक दूसरे की समस्याओं को समझें। तो भाई हम लोग ऐसी एज पे आ चुके हैं जहाँ पर हमने बहुत कुछ उतार चढ़ाव देख रहे होते हैं। 50 के लगभग हम लोग आने वाले हैं। तो लाइफ में ऐसे कई उतार चढ़ाव हमारी ज़िंदगी में आते हैं जो हम फेस करते हैं, देखते हैं। अगर हम अपने आप से कंपेयर करें तो हमें इतनी वो अकेलापन नहीं है, क्योंकि हमारी फैमिली भी है, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहे हैं। ठीक है, फादर तो अभी एक्सपायर हुए, अभी मदर भी है हमारी, भाई भी साथ में है, वाइफ भी है, बच्चे भी है। लेकिन आपकी स्थिति ऐसी बनी आके यहाँ पर कि अब आपके पास कोई नहीं है इस समय। ठीक है, जब मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ आपके बारे में, क्या क्या घटनाएं हुई, आप खुद ही बताओ कहाँ आपकी एजुकेशन हुई, कहाँ जन्म हुआ आपका, और कौन कौन थे जो अब आपके साथ नहीं हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा। एजुकेशन मेरी केंद्र विद्यालय नटराज सिनेमा हॉल के बराबर में नंबर 2, जहाँ पे मैंने पूरी स्कूलिंग की, और मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली में हुआ। और रहे हम शुरुआत में हम सब लोग जो फादर मदर दादा दादी
मेरी एक सिस्टर हैं, वो सब हम लोग सुभाष नगर रहते थे। मुझे ध्यान आता सुभाष नगर में आपसे तभी मुलाकात हुई थी हमारी आपकी, जब हम लोग एक साथ पढ़ते थे। हमारी मुलाकात तो वही है, जब एक बार ध्यान है में एसबी इंटर कॉलेज में हम पढ़ा करते थे, तो मैं गुजर रहा था रेलवे कॉलोनी, वहाँ पे रेलवे ग्राउंड था वहाँ पर एसबी इंटर कॉलेज के आगे, तो क्रिकेट खेल रहे थे तुम। जी, क्रिकेट का ठीक मैं है। शौकीन रहा हूँ, क्रिकेट तो खेलता था। हमने भी बल्ला संभाला, वहीं से हमारी दोस्ती शुरुआत होगी। बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत पुरानी, ये बात हो गई करीब 35 हाँ, साल 35 40 साल की पहले बात हो रही। गई। तो मैंने बताया कि आगे कौन कौन से ऐसे आपके लोग थे जो जिनको आप मिस करते हो इस समय? मेरे एक भगवान की दुआ रही कि मेरे साथ सारे लोग थे। एक दादा थे, एक दादी थी। दादा मेरे फिशरीज़ डिपार्टमेंट में थे, पहले फ़ौज में थे, वहाँ से रिटायर होकर फिशरीज़ डिपार्टमेंट में आ गए थे। उन्होंने फिशरीज़ डिपार्टमेंट ज्वाइन की। मैं 73 बॉर्न जैसे ही आया वो रिटायर हो गए। तो मुझे हमेशा वो मुझे एक ही बात कहते थे कि जब तुम आए हो तो मैंने रिटायरमेंट ली है। तो वो मुझे ध्यान आता है कि मेरे दादाजी मुझे एक वो लगती थी, रामलीला होती थी रामलीला ग्राउंड में सुभाष नगर के, तो मुझे कंधे में बैठा के वो लेके गए थे। तो उन्होंने एक धनुष बाण मुझे दिलाया था जो टूट गया, मैं बहुत रोया, तो उन्होंने दोबारा एक धनुष बाण मुझे दिलाया था। वो एक मुझे आज भी याद आता है कि मैं उनके कंधे पे बैठ के गया था। दादाजी की जो मुझे याद आता है कि करीबन 4 या 5 साल वो बहुत परेशान रहे जब उनकी डेथ हुई। उससे 4-5 साल पहले कि वर्टिब्रा में, रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रा में गैप रहा, और गैप की वजह से वो बेड रिडन हो गए। काफ़ी साल, वो 4 साल 5 साल करीबन रहे वो बेड पे, फिर उनकी डेथ हो गई थी। दादी हमारी जो 13 साल बेड पे रही, उन्हें पैरालिसिस था, फालिस था, जिसकी वजह से वो 13 साल रहीं, और हम लोगों ने बहुत सेवा की। मेरे फादर ने बहुत सेवा की अपनी माँ की, हमारी दादी की। तो वो अटैचमेंट मैंने देखा है। वो एक ज़माना देखा है जिसमें मेरे फादर ने अपनी माँ की बहुत सेवा की। इवन उन्होंने उनके लेटरिन, बाथरूम सब अपने हाथों से क्लीन किया है, फेंका है। वो मेरी इंस्पिरेशन रही, जिसके बाद मैंने उनको देख के अपनी दादी की बहुत सेवा की। मेरी मदर को कैंसर हो गया था, कैंसर से उनकी डेथ हुई। लास्ट स्टेज था, मेरा अटैचमेंट बहुत था। उनके जाने के बाद मैं 2 साल 3 साल 95 की बात है ना ये 96 की बात 96 की बात है। 96 की बात है। उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे आप? जी जी जी, मैं करीबन आ गया था, ग्रेजुएशन में आ गया था, और शायद मैं 21 साल का रहा हूँ उस टाइम। और वो मेरे लिए सेटबैक लाइफ का बहुत था। जब मेरी माँ गई हैं तो लाइफ में वो माँ का जाना, तो देखिए ऐसे बहुत सारे हमारे मित्र होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जिनकी बचपन में माँ ही गई हैं, और उनको पता है इन सब बातों का, सेटबैक की क्या दिक्कत होती है। और चूँकि मेल्स का अटैचमेंट माँ से बहुत होता है और फीमेल बच्चे का अटैचमेंट फादर के साथ बहुत होता है, तो मेरा अटैचमेंट बहुत था। तो वहीं से मैं बहुत कुछ चेंज आप में देखता हूँ, वहीं से वो टर्निंग पॉइंट, वहीं से बहुत कुछ आप में चेंज आया। जी, चेंज आता है, समझ आती है। एक चेंज तो बहुत ड्रास्टिक था जब मेरी मदर पूजा पाठ बहुत करती थी। सुबह उठना उन्होंने 3 बजे, पूजा पाठ करना, और स्कूल भी जाती थी। वो स्कूल में ब्रिज प्रसाद में पढ़ाती थी, इंग्लिश की टीचर थी। तो मैं जैसे एक 21 साल का नौजवान था, इतनी समझ नहीं थी, तो मैंने ऊपर वाले से मेरी लड़ाई एक तरीके की हो गई थी, जिसको मैं कहता था कि मुझे ऊपर वाले को अब नहीं मानना। अच्छा, उस समय ऐसी सोशल मीडिया भी नहीं था जिससे हम लोग टाइम पास करते। बहुत कम ऐसे चीज़ें थी जिससे टाइम पास करते थे। जी मैं सुना था, वो देखा था मैंने, आप क्या क्या चीज़ें लेके आते थे। जी, डेक बनाते थे खुद, डेक घर में बन रहे हैं, सीडी, और उस तमाम छोटी छोटी चीज़ें आती थी बड़ी। हाँ, वो देख के भी अब लगता है कि यार वो हम लोग क्या यूज़ करते थे। मैंने बहुत टाइम हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, ये खूब मैंने आइसक्रीम की स्टिक्स में इकट्ठी करता था, उन्हें लगा के फिर मैं उन्हें बनाता था। माचिस की डिब्बियाँ जी, काफ़ी उसमें बनाता था। वो क्रिएटिविटी एक थी जिसमें लगता था मुझे कुछ पॉजिटिव करना है।
आजकल के बच्चे वैसे काट लेते हैं, सोशल मीडिया पे टाइम काट लेते हैं, तमाम चीज़ों रील बना के ही उनका दिन भर काट लेते हैं, लेकिन वो उस टाइम थोड़ा अलग था। वो टाइम थोड़ा अच्छा था, उसमें हम लोगों का सोशल मीडिया इतना हाँ। नहीं था, जिस तरीके से हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये सब मेथड नहीं था। हम लोग एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से अच्छी बातें, नेगेटिव पॉजिटिव सब बातें डिस्कस कर लेते थे, और किसी को कोई परेशानी है वो भी डिस्कस कर लेते थे, तो सबको सॉल्यूशन मिलता था। एक लोनलीनेस जो आज हमने एक हम टॉपिक पकड़ के चल रहे हैं, तो लोनलीनेस वहाँ पे नहीं होता था, क्योंकि हम एक दूसरे को खुला या अलूफ अकेला नहीं रहने देना चाहते थे। फिर आपकी एक सिस्टर भी थी? जी, मेरी सिस्टर है, और उसका हस्बैंड एयरफोर्स में है, और आजकल पोस्टेड है, वो भी रिटायर होने वाले हैं। शादी उसकी शादी के बाद फिर मैंने देखा कि आपके फादर से अपने थोड़ा डिस्प्यूट रहते थे, मतलब थोड़ा तो जैसे होता है कि विचारों में थोड़ा लड़ाई रहती थी। वो सभी के साथ हाँ। है, फादर और बेटे का एक मैंने देखा है, आज नहीं बड़े पुराना एक गैप चला आ रहा है। वो अगर कोई मुझे बात कहते थे तो यकीनन हम उन्हें नहीं मानते थे, पर अब उस स्टेज में आ गए हैं जब हमने तब उनकी मानना बात शुरू समझ में किया आती था। है कि हाँ, अब उनकी एक एक बात याद आती है, हाँ। एक एक बात समझ में आती है कि वो जो बात करते थे वो ठीक जी, करते थे। जी। उस समय अल्लड़पन था हम लोग में, जी। तो वो रहते हैं। तो अभी आपके फादर भी एक्सपायर हो गए? हाँ, शादी फादर नहीं अभी करी आपने? एक्सपायर हुए। उनको करीबन मेरे फादर बहुत ज़्यादा परेशान होके गए, जो मैं देखता हूँ। मेरी मदर नहीं थी, तो वो सर्वाइव उन्होंने किया। तो फिर संघर्ष तो आपका वहीं से शुरू हो गया ना, जब सिस्टर की शादी होगी, आपकी होगी, फिर एक जो हमें चीज़ें मिलती हैं, एक महिला जब घर में होती है तो उससे जो हमें चीज़ें मिलती हैं, जी। प्यार तो मिलता ही मिलता है, एक परिवार तो संभलता ही संभलता है, लेकिन एक चीज़ और मिलती है कि समय पर सब कुछ जी, खाना मिलता है, ठीक है, फादर घर डेकोरेट होके मिलता है, पूरा चीज़ें एक जहाँ की चीज़ होती है वहीं रखी होती है। लेकिन दो लोग अकेले हैं, महिला नहीं है, और तमाम ऐसी घर की चीज़ें हैं जो बहुत दिक्कतें अव्यवस्थित आती रही थी, होंगी। बहुत दिक्कतें आई। फादर सर्विस में थे, मैं ग्रेजुएशन के टाइम में ग्रेजुएशन कर रहा था, मदर के जाने के बाद ग्रेजुएशन कर रहा था। तो घर में कभी कभी हमारे यहाँ मेड सर्वेंट नहीं आती थी, काम वाली, तो उसमें दिक्कत ये आती थी कि बर्तन से लेके पोछा, बर्तन, ये सारे काम मुझे या फादर को किसी को करने पड़ते थे। ऊपर से हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, जो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो भी बेड रिडन थे, वो भी बिस्तर पे थे, उन्हें भी देखना होता था, प्लस खाना भी बनाना होता था। और ये सारी चीज़ें जद्दोजहद करते करते कई साल निकल गए। और अब उस टाइम की अमित जी, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या क्या चीज़ें मैं सहता था। कभी कभी ऐसा होता था कि दोपहर को खाना नहीं होता था, तो मैं सोचता था कि शायद आस पड़ोस में चला जाऊं, तो अगर गलती से वो लोग मुझे पूछ लेंगे तो मैं खाना खा लूँगा, उनसे कहूँगा हाँ कि मुझे खिला दीजिए। पर चूँकि अब ये रोज़ का एक हमारा प्रॉब्लम थी, तो रोज़ किसी के हम जा नहीं सकते थे, ना ही कोई रोज़ आ सकता था बनाने के लिए खाना। तो हम लोगों ने बहुत, फादर ने और मैंने बहुत जद्दोजहद की एक खाने के लिए। तो अगर हम बात करें संबंधों की, रिश्तों की, तो आपसे बेहतर नहीं समझता होगा कोई भी, जी। या समझते होंगे आप, जैसे जिन्होंने इस दौर से गुजरे हैं, जी। कि संबंध, रिश्ते ज़िंदगी में कितना महत्व रखते हैं। संबंध बहुत मेहनत, आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा मैं गलत बोल गया। संबंध बहुत महत्व रखते हैं। आप ये सोचिए कि जैसे मैं अकेला रहता हूँ, तो मुझे कभी दोपहर को मैं नॉर्मली सोता नहीं हूँ, तो मैं टीवी देखता हूँ, या फिर मैं अपना ऑफिस का कोई काम करता हूँ, जिसमें मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे मुझे कोई शब्द बोले हुए बहुत दिन हो जाते हैं। जैसे कई बार मैंने स्टोर रूम नहीं बोला, मेरे घर में स्टोर रूम है, तो मैं एक दिन बैठ के सोचता रहा कि इसको क्या कहते हैं, तो मुझे करीबन एक दिन बाद वो वर्ड याद आया कि इसे स्टोर रूम कहते हैं। वो क्यों? क्योंकि आप किसी से बातचीत नहीं करते हैं घर में, ना कोई आपसे बातचीत करता है, ना ही आपको कोई ये बता पाता है। जो नॉर्मल वर्ड्स हैं हम उसको डिस्कस नहीं करते हैं।
तो आप जनरली बोलते रहेंगे, वो वर्ड्स बोलते रहेंगे तो आपको बड़ा इजी लगता है। तो इसलिए महत्व, चाहे आपके फादर हों, चाहे मदर हों, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपके बच्चे हों, चाहे आपका कोई भी हो, आप उनसे बातें करते रहते हैं तो आपको एक एक चीज़ याद रहती है, वर्ड्स भी और हर एक चीज़। तो इसलिए महत्व बहुत है। शादी नहीं करी आपने क्या? शादी की मैंने, मैं इसी क्वेश्चन पे वेट कर रहा था आपका अमित जी कि आप आओगे। शादी की मैंने, शादी मेरी 2004 में हुई। मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपसे वो हमारे दर्शकों को पता लगे जी जी। कि चीज़ें क्या रही हैं आपके लाइफ में। 2004 में मेरी शादी हुई थी और चूँकि कुछ कारण ऐसे रहे जो मैं अभी नहीं डिस्कस कर सकता, पर कारण रहे जिनकी वजह से मेरी वाइफ जो है अलग रहती है। और अभी हाल फिलहाल में मैं केस भी एक लिटिगेशन का मेरे ऊपर है, मैं वो भी अभी उस चीज़ को भी फेस कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपस में एक दूसरे के बातचीत, हम कुछ करना चाहते हैं, हो सकता है अगला नहीं समझ पाता, या वो करना चाहती हैं मैं नहीं समझ पाता, तो हो सकता है कभी ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जिस वजह से आदमी को अलग होना पड़ता। हालांकि मैंने कोशिश कभी नहीं की थी कि, और ना मैंने सोचा था कि मैं इस तरीके से इस कॉर्नर पे आ जाऊंगा और एक लोनलीनेस का पार्ट बन जाऊंगा। तो ऐसी कुछ घटनाएं हो गई कि आप इस स्टेज पर आकर बिल्कुल अकेले हो गए? जी। तो अगर हम बात करें कि अकेलेपन की, तो क्या है अकेलापन? उसकी फीलिंग्स क्या हैं? अकेलापन, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती जी। हैं? क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस करते हो? घर के काम कैसे आपके निपटते हैं? अकेलापन, और जब अकेलापन होता है तो वो चीज़ें पुरानी बहुत याद आती हैं जो हमने लाइफ में गलतियां करी हैं, या जो हमारे रिश्ते रहे हैं, जो हमारे घर फादर मदर बड़े मिस करते हैं। देखिए अकेलापन क्या है, मैं कह सकता हूँ कि एक कर्स है, और कईयों के लिए बहुत प्रोडक्टिव काम भी हो सकता है। कर्स कैसे है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमारे नेबर हैं, 3-4 घर छोड़ के अकेले रहते थे। ये मैं बात कर रहा हूँ करीबन 10-11 साल पहले की। अकेले रहते थे, उनकी वाइफ भी नहीं थी, बाकी माता पिता भी नहीं थे, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो मैं 10 साल पहले ये सोचता था कि इन्होंने सुसाइड क्यों किया। ये कुछ भी कर सकते थे, शाम को किसी दोस्त के पास जा सकते थे, एंजॉय कर सकते थे, लाइफ बहुत अच्छी है, हसीन है, हर तरीके से, आप क्यों उसे बर्बाद करना, आप क्यों सुसाइड करोगे, आप जाके इसे एंजॉय करिए। लोनलीनेस क्या है, धीरे 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 आपको उस स्टेज तक लेके आती है। कई बार मैं भी फील करता हूँ कि शाम को जैसे मैं आता हूँ सैर करके या कुछ करके, तो कोई घर में नहीं होता, तो मुझे लगता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ। पर ऊपर वाले ने हमें ये लाइफ दी है तो हमें जीना है, और बहुत अच्छे से जीना है। अब यही पार्ट मैं सोचते सोचते कई बार सोचता हूँ, मैं अपने आप को रोज़ मॉर्निंग में स्टैंड करता हूँ, चेतन उठता हूँ, खुशहाल उठता हूँ, पर शाम आते आते फिर मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो लोनलीनेस में भी इसको कहते हैं कि आपके आसपास कोई नहीं है और आपका मूड ऑफ हो जाता है। कभी रात में रोते हो? क्वेश्चन अच्छा है आपका अमित जी। क्योंकि मैंने कभी, होते हैं ना आदमी ऐसे लोग, फ्रंट पे कभी रोते नहीं हैं। आप हिम्मती बहुत देखी मैंने, बहुत हिम्मती वाले हो जी। हिम्मत कहाँ से लाते हो? और ऐसे लोग पीछे रोते हैं। जी, मैं सजिटेरियस हूँ और मेरी डुअल पर्सनैलिटी है। मैं फ्रंट में आपसे मिलूँगा तो मेरा फेस हमेशा हंसी वाला होगा, और मेरे पेन सौरों में कभी डिस्कस नहीं करता। हाँ, मैं रोता हूँ और रोज़ रोता हूँ, मेरे आँखों में से आंसू आते हैं, क्योंकि मैं भी एक हार्ड मास का बना। क्षमा चाहूँगा, मैं थोड़ा सा गंभीर हो गया इस विषय को लेके।
मैं भी हार्ड मास का बना हूँ, मुझे भी दर्द होता है, मेरे दिल में भी एक पेन है, मैं भी चीज़ों को समझता हूँ। तो हाँ अमित जी, मैं रोता हूँ, क्षमा चाहूँगा कि इस तरीके से आपने क्वेश्चन किया। ये जी, मैं बहुत चाहता हूँ कि मैं कभी भी किसी के सामने ना रहूँ, पर अब क्षमा चाहता हूँ कि इस स्थिति में आ गया मैं, पर फिर भी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ लाइफ को लेकर। मैंने देखा आप बहुत क्रिएटिव भी रहे हो, मतलब शुरू से बहुत क्रिएटिव रहे जी। हो, तो इस समय क्या कुछ ऐसा क्रिएटिव करते रहते हो? जी, मैं कुछ मैंने अपने फादर को फॉलो किया। मेरे फादर भी अकेले थे, मदर मेरी नहीं थी, तो काफ़ी टाइम तक वो अकेले रहे। उन्होंने बुक्स पढ़ी काफ़ी और बुक्स लिखी। तो जब वो बुक्स पढ़ते थे और लिखते थे तो मुझे लगता था कि क्यों करते हैं ये। तो ये उनकी क्रिएटिविटी थी, जो उन्होंने अपना पॉजिटिव चीज़ें लेके आए। उन्होंने नेगेटिव कभी नहीं किया। नेगेटिव करना बहुत आसान है, लोग मैंने ऐसे सिचुएशन में देखे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, दारू भी पीते हैं और अपने आप को पूरी लाइफ को स्पॉइल कर लेते हैं, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। मैंने उन्हीं को फॉलो किया। मैंने क्रिएटिविटी, अब मैं गज़लें लिखता हूँ, मैं शेर व शायरी भी लिख लेता हूँ, थोड़ा बहुत और लिखता हूँ। और मुझे अब मैं ऊपर वाले से बहुत अटैच हूँ, तो कुछ 20 ऐसे शब्द जिनका मीनिंग मुझे बहुत, मेरे सोल को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उनको लिख रहा हूँ। कुछ ऐसे शब्द है जो आप दर्शकों में सुनाना चाहोगे, लिखे हैं आपने? शब्द हैं जो मैंने जगजीत सिंह जी को क्लोज टू माई हार्ट ऐसे करके था शायद, उनके कुछ उन्होंने 20 गाने उन्होंने लिखे गाए थे। वैसे ही मैंने भी कुछ शब्द नोट किए हैं। मैं चाहूँगा एक आध शब्द, एक शब्द जो भाई सतविंदर सिंह जी ने गाया है, वो ये है कि मैं अपने कर्म, जो मैंने अपने कर्म किए हैं, उनकी क्या गत मीन्स क्या आने वाले टाइम में उसकी सज़ा मुझे मिलेगी, वो मैं नहीं जानता। तो वो है अपने कर्मन की गत मैं क्या जानूँ बाबा रे। मीन्स कि मैंने जो भी आज अच्छा बुरा, कुछ गरम ठंडा, जो भी मीठा खट्टा जो भी मैंने किया है लाइफ में, उसकी क्या मुझे उसकी सज़ा मिलेगी मैं नहीं जानता। तो ये मीनिंगफुल शब्द हैं जिनका मैं सोचता हूँ कि शायद मेरे लाइफ से भी जुड़ा हुआ है। ये जो है आपकी स्थितियां हैं, तो इसमें दो ही चीज़ हो सकती हैं आदमी की, क्योंकि एज, जिस एज पर हम लोग पहुँचे हैं, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो हम नशे की ओर मुड़ जाएं, या हम आस्तिक बन जाएं, स्पिरिचुअलिटी हमारे अंदर आ जाए, भगवान का नशा हम करें, भगवान को समर्पित कर दें। जो आप में अल्लड़पन था उस समय स्टार्टिंग, बहुत कुछ चेंज आया, तो मैं देख रहा हूँ कि आप स्पिरिचुअल की ओर बहुत कुछ मुड़ चुके हो, रास्ते पे आप जा चुके हो, जो आपके एक टाइम फादर भी मुड़ गए थे। तो हम लोग कहते थे ये अभी इनको कुछ ऐसा करना चाहिए, अभी भगवान की ओर ये वो कर रहे हैं। तो अब हम भी वो उस स्टेज पर आ गए, तो पता लगता है कि हाँ भाई वो ठीक थे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो वो आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी वो कितना हमें एक बल देती है इस एज पर आकर? देखिए, हम लोगों से कुछ गलतियां लाइफ में होती हैं, वो जो मुझे लगता है और हमारे सिखिज्म में है भी, वो स्पिरिचुअल हमें बचपन से होना चाहिए। कभी कोई स्टेज नहीं है स्पिरिचुअल होने की जिस पे आके आप स्पिरिचुअल हों। फादर मदर तो देती है ना, फादर मदर हमें शुरू से ही दिखाते हैं कि मंदिर ले जाना, मंदिर ले कर जाना उन्होंने ही सिखाया, पूजा करना उन्होंने ही सिखाया, बिल्कुल माँ बाप संस्कार तो उन्होंने दिए ना। जी,
नहीं, वही मेरा कहने का मतलब है, माँ बाप अपने तरफ से पूरा ज्ञान देते हैं, ये भी बताते हैं कि कहाँ मंदिर है, आपको जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए, सारा कुछ, क्या बुक्स, होली बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। लेकिन जो फीलिंग्स हैं, जो आध्यात्मिक जो वो तो जो प्रतीक मात्र हैं, जो हम जाते हैं लोग वहाँ पर, लेकिन जो अंदर जो फीलिंग आती है, स्पिरिचुअल जी होता है हम लोग, फिर चीज़ों को समझने लगते हैं स्टेज पर आकर, जी सही गलत, ठीक है। हम अपने उद्देश्य को, जैसे आदमी धरती पर आया है तो एक उद्देश्य लेकर आया है, उसका मेन है कि वो धरती पे मानव की तरह रहे, बिल्कुल। मानवता के काम करे, और वो जो एक शक्ति है उससे हम जुड़ें, और जी उनकी भक्ति में रहकर, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलकर जी हम कुछ ऐसा गलत काम ना करें जिससे समाज में हमारा ह्रास हो, ठीक है। तो वो एक उद्देश्य लेके तो आया हर आदमी, भेजा ही जी भगवान ने, जी तो हम उस दिशा में मुड़ रहे हैं, अगर जी। कहेंगे तो हम लोग। तो वो एक बात मैं आपकी और भी शुरू वाली जो आपने की थी, मैं उस पर आऊँगा एक बार। आपने कहा कि लोग दारू भी पीने लगते हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें करने लगते हैं, पर हमने ये वाला रास्ता चुना। मैं एक छोटा सा, आजकल स्टेटस चल भी रहा है, वो मैं शेयर करना चाहूँगा। तो एक आदमी मर के ऊपर गया। ऊपर जाते ही गॉड ने उससे पूछा कि जो स्वर्ग तुम्हें कैसा लगा? बोला एक्सक्यूज़ मी, मैं तो अभी मरा हूँ, मुझे अभी जाना है स्वर्ग में। बोला नहीं, जो मैंने क्रिएट किया है, मैंने जंगल बनाए हैं, मैंने नदियाँ बनाई हैं, मैंने फूल बनाए, मैंने बर्ड्स बनाए, इतना तो स्वर्ग बना के दिया है। तो जिस बात को आपने कहा कि मैं उस तरफ क्यों नहीं मुड़ा, तो मुझे स्वर्ग का ज्ञान धीरे धीरे ऊपर वाले ने, ये ब्लेसिंग्स थी जो दिया। उसने ये भी कहा कि आपको ये पार्ट नहीं करना। चूँकि मैं कभी इस तरफ था, एक आध पैक कभी लेता था, तो मैंने बिल्कुल अब छोड़ दी है। कई सालों से मैं बिल्कुल अलूफ हो गया इस चीज़ को लेके। अब मैं बिल्कुल किनारा करके ऊपर वाले की तरफ आता हूँ, जो आपने बात की थी। आध्यात्म जो मैं कहता हूँ कि बचपन से होना चाहिए, बचपन से थोड़ा सा हमें ऊपर वाले पे फेथ करके, विश्वास करके उसके माथा टेकना चाहिए। और धीरे धीरे, जैसे हम स्कूल जाते हैं, रूटीन बनाते हैं, वैसे ही हमें मंदिर जाके माथा टेक के रूटीन बनाना चाहिए। अब जैसे ये एज है, अब हमारी एज है उन सारी बातों को समझने का, जो एक मीनिंगफुल चीज़ें हमारे गुरुओं ने जो टीचिंग्स प्रीचिंग्स दी हैं, उनको समझने का टाइम है। तो वही चीज़ जो मेरे फादर ने कई बुक्स उन्होंने पढ़ी, मैंने भी वही काम किया। मैंने पढ़ा, अपनी हिस्ट्री देखी, पढ़ा, उस चीज़ को समझा, तो मुझे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हुआ कि ऊपर वाले के मैं बहुत करीब चला गया। अगर हम अकेलेपन की बात करें कि परिवार नहीं रहा, बहुत लोगों का नहीं रहा परिवार, ऐसे बड़े बड़े महान लोग हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद जी हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी हुए हैं, जी जो परिवार जिनका नहीं रहा, शादी नहीं करी, वो भी एक स्टेज पर आके अकेले रहे, लेकिन बड़ा महान कार्य किया। जी ऐसे कई तमाम एग्जाम्पल आपको इतिहास में मिलेंगे और वर्तमान में मिलेंगे। जी तो कुछ ऐसा सोचते हैं कि भगवान से आप जुड़ चुके हैं, तो कुछ ऐसा काम किया जाए समाज के लिए। जैसे अब मैंने सुना है कि आप अनाथालय भी जाते हैं, जी वृद्धाश्रम में भी जाते हैं, जी तो बड़ा अटैचमेंट रहता है उनके समाज जी। सेवा करने में। तो आगे इसमें कहाँ तक आप उसको अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे? देखिए, मैं कुछ शेयर करूँगा, बहुत छोटी सी बात है। मेरा एक फ्रेंड आए, उन्होंने, हमारा डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने बताया कि, मैंने कहा पीस ऑफ माइंड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उन्होंने कहा पीस ऑफ माइंड आप ही के अंदर है, शांति आपके अंदर है, आपको ढूंढनी है। जब उन्होंने बात कही तो उस दिन से मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो गई कि मुझे बाहर नहीं ढूंढना है, मुझे अपने आप में ढूंढना है। तो मुझे कहाँ मज़ा आता है, मैं जानवरों की सेवा करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे दूसरों की मैं हेल्प करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा कि मैं वृद्धाश्रम जाता था, आजकल नहीं जा पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना ही खोलने के, मैंने एक अपने मन में ठाना है कि ये आपका आने वाले ड्रीम भी टाइम रहा में है। मैं अपना ही वृद्धाश्रम खोलूँगा, और उसमें एक सेवा, बहुत सारे लोग भी जोड़ूंगा, जिनसे अगर आप कहेंगे आप भी आइएगा, जोड़ेंगे हम लोग। और एक वृद्धाश्रम, एक ऑर्फन
ऑर्फनेज और एक शेल्टर जानवरों का, जो जानवर बेचारे जिनको कोई भी अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं है, मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। और आजकल मैं बर्ड्स से, मेरे पास फूड है, आपने देखा होगा, ये सारा फूड मैंने बर्ड्स के लिए ख़रीदा हुआ है। मैं बर्ड्स को फूड देता हूँ, उनकी पूरा लुक आफ्टर करता हूँ, उन्हें मैं जेस्चर उनका नोट करता हूँ, देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा क्रिएशन गॉड का है। तो इस तरीके की चीज़ें मैं वो बहुत सब मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, इन्होंने क्या क्या चीज़ें कर रखी हैं, क्या क्रिएटिविटी कर रखी है। बड़े बाग लगा रखा है इन्होंने पूरा अपना, जी पेड़ बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं। जी। वो इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा मैं। तो कुल मिला के क्या लगता है आपको, खुश हो अपने जीवन से? देखिए, जब मैं क्लोज जाता हूँ ऊपर वाले के, तो मुझे लगता है कि उसने मुझे जिस हाल में रखा। एक गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, जब उनके बड़े साहबजादे शहीद हो गए थे युद्ध में, तो उन्होंने कहा, तेरा बाणा मीठा लागे। तो मैंने एक्सेप्ट किया, मैंने ये एक्सेप्ट किया कि उसका बाणा मीन्स जो वो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। तो मैंने जब एक्सेप्ट करना शुरू किया तो मुझे बड़ी शांति मिली। ऐसा भी तो हो सकता है कि भगवान ने, ईश्वर ने आपको ये इन संबंधों से मोह को जल्दी काटा और एक संदेश भी देना चाह रहा हो कि अब आप लग जाओ समाज के लिए, समाज के लिए कुछ ऐसा करके जाओ कि मैंने आपको छोड़ दिया, चलो अब जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जी, कि आप अब आप जाओ, ये आप सेवा करो जी, लोग से जुड़ो, लोग को अपना बनाओ, लोग से संबंध बनाओ। ऐसा भी तो हो सकता है संदेश, बिल्कुल हो सकता है, ईश्वर का ये संदेश हो आपके लिए। सकता है। आपका जुड़ाव हर किसी बंदे से हो सकता है, जानवर से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है, बस उसकी कृपा सीधी चाहिए। जिस दिन उसकी कृपा सीधी हो गई तो मेरे आगे के काम जो मैंने सोच के रखे हैं वो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसे भी होते हैं ना कि संबंध अगर फ़ायदा भी है तो संबंध से नुकसान भी है ना, रिश्तों से नुकसान भी है, वो रोकते हैं आपको कुछ करने के लिए, जिम्मेदारियाँ होती है, आदमी नहीं कर पाता। तो ऐसे भी लोग होते हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं या खुला जीवन जीना चाहते हैं कि नहीं कोई जिम्मेदारी ना हो, ठीक है। इसीलिए आदमी जब अपनी जिम्मेदारी से जल्दी मुक्त होना चाहता है कि नहीं बच्चों की शादी हो जाए, मैं मुक्त हो जाता हूँ। कुल मिला के आता तो आदमी उसी स्टेज पर है ना, बच्चों से जिम्मेदारी से मुक्त होने के बाद उनके बच्चे आ जाते हैं, उनके बच्चे आते हैं, वहाँ लग जाता है। हाँ, तो ऐसे भी कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि भाई लाइफ में, जीवन में इन रिश्तों से मुक्त हों, जिम्मेदारी से मुक्त हों, हम भी कुछ समाज सेवा करें। तो भगवान ने तो, अगर आप उस दूसरे रूप में अगर देखो, दूसरा पहलू देखो, तो भगवान ने आपको एक गिफ्ट भी दे रखा है ना कि भैया आप मुक्त हो, जिम्मेदारी से मुक्त, अब कुछ भी करो, अब जाओ समाज सेवा ही करो। बिल्कुल, इतना टाइम आपके पास है। पॉजिटिव चीज़, ये एस्पेक्ट पॉजिटिव है, जिस एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ कि मैं पॉजिटिव चीज़ें करता रहूँ लाइफ में, और ये भी सोच है कि मरने से एक दिन पहले भी मैं पॉजिटिव करके ही मरूँ। तो मैं चाहता हूँ, जो आपने कहा, इस तरीके के मेरे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मैं काम कर रहा हूँ, और हो भगवान ने चाहा तो देखिए। तो इतना कुछ उतार चढ़ाव आपके जीवन में रहा, और अब आगे भी कुछ फ्यूचर्स की प्लानिंग है आपकी, जैसे बताया कि हम समाज सेवा में जाएंगे, वृद्धाश्रम खोलेंगे, तो और क्या पसंद है आपको लाइफ में? घूमना पसंद है, जाते हैं पहाड़ों पे वगैरह? जी, मैं घूमना मुझे पसंद है, काफ़ी मैं घूमता हूँ, पर अब थोड़ा सा एज भी हो गया, एज फैक्टर भी, तो अब थोड़ा सा डर लगता है इस चीज़ का कि अगर मान लीजिए मैं बीमार हूँ या कुछ है तो वहाँ कौन लुक आफ्टर करेगा। पर ऊपर वाला है, मैं आज भी जाता हूँ, 3 महीने में, 4 महीने में एक आध बार। मैं पहाड़ों का शौकीन हूँ, मुझे आई फॉन्ड ऑफ माउंटेन्स, मुझे अच्छे लगते हैं, पहाड़ों में रहना अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है। अभी प्लानिंग हम लोग की कि अगले सैटरडे संडे को हम जाएंगे पहाड़ पर, भवाली, तो कुछ साथ भाई के साथ टाइम काटेंगे और दिखाएंगे वहाँ पर कुछ। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या करते हैं वो आपको, हम उसका वेट करना, आप उसको हम दिखाएंगे। तो अब इतना कुछ बातें हुई, अच्छी सार्थक चर्चा हुई। तो अगर हम एक यूथ की बात करें जो अभी 22 साल का है, 23 साल का है, ठीक है, और अभी हमारी एज तक आने में उसको टाइम लगेगा, तो इतना सब कुछ एक्सपीरियंस लेने के बाद अब यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? यूथ को मैसेज ये देना चाहूँगा कि पहली चीज़ तो है कि बी पॉजिटिव। उनकी लाइफ अभी स्टार्ट हुई है, आगे जाके क्या होना है
उनको भी नहीं मालूम, ना हमें मालूम है। बी पॉजिटिव, और लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बहुत हंस के, रोना नहीं, परेशान नहीं होना, पर हंस के उन सारी प्रॉब्लम्स को झेलना है। देखिए, अब आजकल तो परिस्थितियाँ ऐसी आ गई ना कि जैसे नौकरियाँ अब यहाँ पर है नहीं, बरेली में कोई है तो नौकरियाँ नहीं, अब तो बाहर आदमी अकेले ही रहता है। जैसे गुड़गांव जी। चला गया, बाहर विदेशों में चला गया आदमी, अब तो यूथ अब तो अकेला ही काट रहा है, वाइफ के साथ काट रहा है। वहाँ पे वाइफ चली जाती है नौकरी करने, वो भी जी। चले जाता है। तो अब तो ये चीज़ बहुत कॉमन हो गया है। कॉमन होने जा रही है आगे चल के। कॉमन हो चुकी हैं। हाँ। आप ये कहेंगे जैसे अभी कोविड आया था, हाँ, तो कोविड में मैंने देखा था कईयों की जिनके माता पिता की डेथ हो गई कोविड की वजह से, वो लोग केवल बाहर रहते हैं, वो लोग केवल अपना फादर मदर का क्रिमेशन उसी में देख पाए, व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स में ही कर पाए। तो ये उस समय में काफ़ी चीज़ें देखने को मिली थी, और ये कॉमन अब और होता जाएगा, क्योंकि आने वाली जनरेशन अपनी फ्यूचर को ज़्यादा देखती है, रिलेशंस को कम। और ये भी एक परेशानी का कारण रहेगा, क्योंकि एक्सपीरियंसेस, जब एजेड लोगों के एक्सपीरियंसेस नहीं मिलेंगे तो नेचुरली ये उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बी इन टच विद योर एल्डर्स, अपने बुज़ुर्गों के साथ जुड़ो, उनसे एक्सपीरियंसेस लीजिए, जो हमने गलतियाँ की हैं वो गलतियाँ ना करें। अच्छा, आजकल देखा गया है कि लोग सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं और ज़्यादा टाइम अपना सोशल मीडिया पे ही काटते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ही काटते हैं। तो रियल और रील लाइफ में बहुत बड़ा अंतर होता है। जी। ठीक है, एक आदमी जाता है, रील बनाता है, 5-10-30 सेकंड की रील बनाता है, 1 मिनट की रील बनाता है, और वो अपने एक अच्छे पहलू को डालता है। ठीक है, कि वो गया, अब ये डांस कर रहा है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि उसके अभी वो पिटाई, वाइफ से पिटाई खा के आया है। ठीक है, तो 24 घंटे में 5 मिनट का अगर देखकर हम किसी से इंस्पायर्ड होते हैं या देखते हैं यार बड़ा अच्छी लाइफ काट रहा है, ये तो बड़ा इंजॉय कर रहा है, हाँ, गाड़ी में घूम रहा है। ठीक है, ये नहीं मालूम कि उस गाड़ी को उसने लोन ले रखा है, उस गाड़ी के पीछे कितना परेशानी है, कितनी EMI भर रहा है, तो अच्छे मकान में रह रहा है। ठीक है, गाड़ी में घूम रहा है पहाड़ों पे, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि EMI भर रहा है उसकी, कितना परेशान है वो, परेशान होकर ही पहाड़ों पे घूमने आया। तो हम आदमी को सोशल मीडिया में कहना मतलब है कि आदमी की रियल लाइफ को देखते हैं, रियल लाइफ को नहीं देखते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हो रहा है सोशल मीडिया पर कि भ्रम पैदा हो रहा है। देखिए, बहुत कम लोगों में हिम्मत है हाँ। जो अपनी रियल चीज़ें दिखा पाए। अमित जी, आपको याद होगा कि एक टाइम पहले हम काफ़ी टी शर्ट्स पहनते थे, लेटेस्ट टी शर्ट आती थी, शूज़ भी खूब पहनते थे, मुझे बहुत चार्म होता था इन सारी चीज़ों का। जब नए मोबाइल आया तो हमने मोबाइल भी लिए थे तीनों ने, एक आशु मेरे दोस्त थे, हम तीनों ने एक मोबाइल लिए जब स्टार्टिंग में 98 की बात है, तब नए नए मोबाइल आए थे, तीनों नोकिया के लिए। आज ये कुर्ता जो मैंने पहना अपने फादर का पहना है, ये कुर्ता पजामा जो है मैं अपने फादर के पहन रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनके पास काफ़ी करीब हूँ उनके। ये सारी चीज़ें जो रियल दिखाना और रियल ना दिखाना, ये दो चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। बुढ़ापा जब आता है, मैं आपको एक फ़ोटो शेयर करना चाहूँगा, अगर आप आज्ञा दें तो। रियल पिक्चर ये है, ये मेरे फादर साहब हैं, जिनकी कैमरे पे आप दिखा सकते हैं यहाँ पे। ये मेरे फादर साहब हैं जिनकी हालत ऐसी हो गई थी। अब रियलिटी ये है, आप कितना टाइम एक मास्क लगा के रह सकते हैं, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। जैसे वो एक शो आता है जिसमें सलमान खान उनको कर रहे हैं, वो कौन सा, बिग बॉस। बिग बॉस में क्या होता है कि शुरू में आते हैं सब लोग आप करके बात करते हैं, फिर धीरे 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 वो हर उनके ट्रू कलर्स आ जाते हैं, फिर वो लड़ाइयाँ भी लड़ते हैं, गाली गलोच, एब्यूसिंग लैंग्वेज भी, असली रूप में आ जाते हैं, असली रूप में आ जाते हैं, जो है वही। मेरा कहना, हाँ, वो एक एग्जाम्पल ठीक दिया है, शुरू में रियल लाइफ में जी, और फिर वो रियल में ही बदल जाता है। बिल्कुल, आपको रियल होना बहुत ज़रूरी। आप रियल नहीं होंगे, लाइफ आपको रियल कर देगी। तो रील और रियल, ये दो चीज़ें आपने बिल्कुल सही पकड़ी हैं। आपको रियल होना ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग
नहीं होना चाहते, अभी रील में रहना चाहते हैं, तो उनकी एक एज है, उनको वो चीज़ें अल्योर करती हैं, वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। पर धीरे 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 उन्हें भी समझ में आती है, समझ सबको आनी है, क्योंकि ये साइकिल है, लाइफ साइकिल, इसमें सब कुछ चल रहा है। तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो रहा है और बहुत सार्थक चर्चा हुई हमारे अपने भाई से, दोस्त से, और बहुत चीज़ें समझी, इनके एक्सपीरियंस को जाना। तो ये चर्चा जो हमने करी है वो करी है कि आपको भी पता लगे कि एक समय आदमी के समय ऐसा आता है जब वो अकेलापन महसूस करता है, या उसकी परिस्थिति ऐसी बन जाती हैं कि उसके जीवन में अकेलापन आता है। तो और लाइफ में क्या रियलिटी रहती है उस संबंध में, किस उस प्रॉब्लम को कैसे फेस करा जाता है, और एक एज के आके एक एज पर आकर हम क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर बदलाव होता है। तो तमाम चीज़ों पे बात करी। तो भाई से ऐसी हम चर्चा जारी रखेंगे। जुड़िए रहेगा हमारे साथ इस पॉडकास्ट में। आप देख रहे हैं मेरे साथ वाइब्रेंट वॉइस, और मैं आपको ऐसे ही लोग के एक्सपीरियंस, ऐसे ही स्पेशलिस्ट और जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए, अपनी लाइफ में ऊंचाइयों पर पहुंचे हुए और तमाम तरीके का एक्सपीरियंस लिए हुए लोग से आपसे मिलवाता रहूँगा। आप देखते रहिए हमारे साथ वाइब्रेंट वॉइस। धन्यवाद।